नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। यूट्यूब, फेसबुक और साथ ही साथ अपने इंस्टा के जरिए मैं आपके सामने रोज नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। मामला अभी भी भारत और पाकिस्तान पर ही अटका हुआ है। भारत ने कहा है पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीन लो। भारत ने गुहार किसको लगाई है, ये बात हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि टर्की और अजरबैजान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर बाकी जगह एक कैंपेन क्यों चल रहा है, क्योंकि ये दोनों देश हैं, सिर्फ दुनिया के दो देश जो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। टर्की पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, अजरबैजान क्यों कूदा इस पर मुझे हल्का सा आश्चर्य है, लेकिन वही होता है ना इस्लामिक ब्रदरहुड। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो बाकी देश हैं उनमें उन्होंने तो शांति को बढ़ाने में भूमिका निभाई, लेकिन टर्की ने क्या किया? टर्की ने न केवल अपने ड्रोन्स दिए बल्कि अपने सैनिक भी दिए ताकि भारत पर ड्रोन हमला किया जा सके। इन सब के बीच आज कश्मीर के अंदर क्या हुआ? कश्मीर एक बार फिर हॉट टॉपिक बना रहा। मैं आपको ये बता दूं कि भारत की नकल कितना करता है पाकिस्तान, ये मैं आपको बता देता हूं। कैसे नकल करी? प्रधानमंत्री गए आदमपुर बेस पर, प्रधानमंत्री ने वहां पर दिखाया कि देखिए कैसे हमारा S-400 खड़ा हुआ है, कैसे हमारा MiG-29 खड़ा हुआ है, कैसे एक बड़े प्लेन से प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर उतरे और ये जताया उन्होंने कि ये बेस पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ऊपर से शहबाज शरीफ ने क्या किया? शहबाज शरीफ एक टैंक के ऊपर चढ़ गए, असीम मुनीर को शाबाशी देते रहे, एयरफोर्स का नाम तक नहीं लिया, एयरफोर्स के अफसर सिर झुकाए खड़े रहे। लेकिन इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में आर्मी का तो कोई रोल था ही नहीं जनाब। जो कुछ हुआ वो एयरफोर्स ने किया, क्योंकि ड्रोन से हमले हुए, मिसाइल से हमले हुए और ये हमले कराए हैं एयरफोर्स ने। पाकिस्तान की एयरफोर्स नाकाम रही, लेकिन असीम मुनीर से डर इतना है कि शहबाज शरीफ उनकी तारीफें करते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। वो टैंक पर खड़े हो गए, ना अपनी एयरफोर्स की बेस दिखाई, ना ये बताया कि हमारे टैंक पर क्यों खड़े हुए साहब। टैंक का तो इस्तेमाल इस पूरे की पूरी जंग के अंदर नहीं हुआ है। आपको बैठना था तो किसी फाइटर जेट पर बैठते, लेकिन आपके फाइटर जेट्स का तो बुरी तरह से नुकसान हो चुका है, इसीलिए आपने आर्मी की वो बेस भी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां पहुंच गए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए श्रीनगर के एयरबेस पर। उन्होंने वहां पे न केवल उन्होंने भारत माता के जयकारे लगवाए, बल्कि एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की, हमने आतंकियों का कर्म देखकर उन्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया। वो तो मानते हैं जन्नत की, भैया जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। ऐसे पाकिस्तान के टेररिस्ट कहते हैं कि अगर आप आतंकी हमला करते हुए मारे जाओगे तो आपके साथ जन्नत में बहुत अच्छा सलूक होगा। मैं इस डिस्कशन में नहीं जानना चाहता कि वो जन्नत गया जहन्नुम, लेकिन राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने भारत सरकार की तमाम पॉलिसीज दोहराई। उन्होंने ये जताने की कोशिश की, हालांकि एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया। भारत तीन बातें कह रहा है, टॉक्स और टेरर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, टॉक्स और ट्रेड दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। इसी तरह की बात राजनाथ सिंह ने कही, लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, यानी पाकिस्तान एक फेल्ड देश है और वहां पर कब क्या हो जाए किसी को इस पर भरोसा नहीं है। इसको कहते हुए राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही। आपको पता है ना पाकिस्तान हर बार किसकी धमकी देता है? पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, कहता है भारत ने हमारे पर कोई हमला किया तो हम पाव किलो के, आधा किलो के न्यूक्लियर बम भारत पर बरसा देंगे। लेकिन भारत इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आया, उसने ऑपरेशन सिंदूर किया और जब ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन पर हमला किया तो भारत ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन राजनाथ सिंह इस बार एक कदम आगे गए हैं। आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर बम हैं वो पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान में किसके हाथ में न्यूक्लियर कमान आ जाए इसको लेकर कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों की निगरानी IAEA से की जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, IAEA का यही फुल फॉर्म है। और IAEA क्या काम करता है? दुनिया में जो भी न्यूक्लियर देश हैं उनके ऊपर वो चेक्स रखता है, बैलेंसेस रखता है।
बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो निकलकर अब किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर चले जाए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ लग गए, क्योंकि आतंकवाद तो वहाँ की टेरर पॉलिसी है ना। आपने देखा जैश के मसूद अजहर को IMF से लिए गए पैसे में से 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जमातुल दावा का जो हेडक्वार्टर है, जो तैयबा का जो मुरीद के और बहावलपुर के लश्कर तैयबा और जो जैश ए मोहम्मद के कैंप है, पाकिस्तान सरकार इन आतंकी कैंपों को फिर बनाएगी। जो पैसा उनकी सरकार के लिए है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो ऐसे में न्यूक्लियर हथियारों को सुरक्षित करने को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। अब आते हैं आज के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर। टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हो, ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल निकला है। आपको पता है टर्की, इनफैक्ट मैं खुद टर्की गया हूँ। जब मैं ग्रीस के दौरे पर गया था तो मैं खुद टर्की गया था, और टर्की में खूबसूरत आइलैंड है। मैं ये नहीं कहता टर्की में खूबसूरत आइलैंड नहीं है, यूरोप का गेट है एक तरीके से, ये कहा जाए तो गलत नहीं है। लेकिन टर्की ने भारत के साथ जो किया है, उसने भारत की पीठ पर हमेशा छुरा भोंका है। दो देश थे जिसने 370 हटने के बाद भारत के इस कदम का विरोध किया था, उसमें एक टर्की था, एक मलेशिया था, पाकिस्तान तो होना ही होना था। लेकिन इस सब चीज में अजरबैजान कूद पड़ा है, और टर्की और अजरबैजान को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं, बहुत फेमस डेस्टिनेशन है अजरबैजान में, और भारत की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो बहुत अच्छे और सस्ते टूर पैकेज देते हैं। टर्की के लिए भी देते हैं, अजरबैजान के लिए भी देते हैं। अब इन टूर कंपनियों ने, मैं कई सारी टूर कंपनियों के नाम भी आपको बताऊंगा, इन्होंने कहा है कि टर्की और अजरबैजान जाने वाले लोग अगर चाहें तो वो 100% रिफंड देंगे, और इसके बाद कैंसिलेशन की बाढ़ सी आ गई है। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि कैसे भारत, टर्की और अजरबैजान के बीच व्यापार होता है, क्या क्या व्यापार होता है, कई चीजों का व्यापार होता है, और इसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स में समझ लेते हैं कि टर्की और अजरबैजान के बीच क्या क्या व्यापार है। अब भारत के व्यापारी ये कह रहे हैं, CAIT के जो सर्वा है प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कहा है कि भारतीय व्यापारी जो है खुद आके होकर टर्की के सामान का, अजरबैजान के सामान का बायकॉट कर रहे हैं। टर्की से क्या आता है? सेब आता है। टर्की सेब हमारे यहाँ काफी खाए जाते हैं, लेकिन इन व्यापारियों ने कह दिया है कि इन देशों से अब सेब नहीं मंगाए जाएंगे। तो कितना नुकसान टर्की को होने वाला है आयात और निर्यात से, ये हम आपको बताते हैं। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारत की आक्रामकता को पाकिस्तान की स्वायत्तता का उल्लंघन बताया।
टर्की ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह युद्ध का जोखिम पैदा हो गया है। तुर्की ने दोनों देशों के पीछे हटने को भी कहा। भारतीय सेना ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के हमले में कई तुर्की में बड़े ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। कितने ड्रोन थे? 350 ड्रोन थे ये कहा जा रहा है, और इस बात की पुख्ता जानकारी भारत को मिली है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचाया जाएगा कि तुर्की के आए हुए सैनिक ही इन ड्रोन्स को चला रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों को इन ड्रोन्स को चलाने का अनुभव नहीं था। 350 टर्किश ड्रोन भारत के ऊपर मारे गए, ये आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। तो भाई, जो हम पर खून बरसाने की कोशिश करे, जो हमारे निर्दोष लोगों को जान लेने के पीछे हो, क्या हम उसके यहाँ जाके पर्यटन करेंगे? क्या हम उसके यहाँ जाके आयात और व्यापार, आयात और निर्यात करेंगे? और मैं आपको बता दूं, ये आयात और निर्यात दोनों देशों के बीच कितने का है और क्या क्या व्यापारिक लेन देन है। निर्यात किस किस चीज़ का होता है? चाय का होता है, कॉफ़ी का होता है, अनाज का होता है, केमिकल का होता है, प्लास्टिक का होता है। इसके अलावा आयात किसका होता है? ऑर्गेनिक केमिकल्स का होता है, जानवरों का चारा होता है, लेदर और कच्चा तेल। ये ग्राफिक के साथ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर नुकसान कितना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत ने तुर्की से 6.55 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात किए थे, वहीं आयात कितने किए थे? 3.78 अरब डॉलर। तो इस दौर में दोनों देशों ने एक दूसरे से कितना निर्यात और आयात किया? 10.43 अरब डॉलर का। तो अब ये सब संकट में पड़ने वाला है, ये सब व्यापार संकट में पड़ने वाला है। और टर्की और अजरबैजान ये ऐसी लोकेशंस है, हमारे लोग बहुत सारे इस्तांबुल जाते हैं, ग्रीस से जो टूर पैकेज जाता है जिसमें कई सारी संख्या में इंडियंस जाते हैं, जो मेडिटेरियन सी में होता है, जो क्रूज पैकेज जिसमें टर्की के कई सारे द्वीप शामिल होते हैं, क्योंकि टर्की एक पुरानी सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन मेडिटेरियन सी के जो टूर पैकेज होते हैं उसमें भारत के लोग बड़ी संख्या के अंदर जाते हैं। अब मैं आपको टूरिज्म का बताता हूं, क्योंकि टूरिज्म से ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है। और टूरिज्म की इस बात में क्या हमारा आंकड़ा कहता है, अगर आप मिलाएंगे टूरिज्म के इस आंकड़े से, तो भारत ने जितने पैसे दिए हैं टूरिज्म का व्यापार करके, या भारतीयों ने जितने खर्च किए हैं, ठीक उतने ही पैसों के ड्रोन उसने पाकिस्तान को दिए हैं। अगर ये पैसा बंद हो गया तो टर्की घुटनों पर आ जाएगा। ऐसी एक स्ट्राइक हमने मालदीव के खिलाफ की थी जब उसने भारत विरोधी बयान दिए थे। ऐसी स्ट्राइक टर्की और अजरबैजान पर भी होनी है, और ये स्ट्राइक बहुत जरूरी है। भारत की कई सारी ट्रैवल कंपनी, जिसमें इक्सिगो शामिल है, ईज माई ट्रिप शामिल है, ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं वो अब कह रही हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को इन दोनों देशों के टूर पैकेज जो सस्ते दरों पे उपलब्ध होते थे, जिसमें एक आम अपर मिडिल क्लास का आदमी जा सकता था, हम नहीं देंगे। और जो इन देशों में जाने के लिए रिफंड चाहते हैं उन्हें 100% रिफंड देंगे। तो पर्यटन का मैं आपको बता दूं, चाहे वो टर्की की डेस्टिनेशन हो या अजरबैजान की डेस्टिनेशन हो, ये भारतीय लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर है। अजरबैजान में बाकू है, इस्तांबुल है, टर्की के अंदर और कई सारे शहर हैं, कई सारे सुंदर सुंदर आइलैंड्स हैं जहां पर भारतीय पर्यटक बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं। भारत से 2024 में 3,30,000 लोग तुर्की पहुंचे थे। 2023 के मुकाबले में ये संख्या 20.7%। आप सोचिए 20% लोग एक साथ ज्यादा जाने लग गए भारत से। तुर्की में भारतीय पर्यटकों ने करीब 29.16 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,490 करोड़ रुपए खर्च किए, लगभग 2,500 करोड़। और इतने के ही ड्रोन जो है वो टर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं। यानी अगर भारतीय पूरी तरह से टर्की जाना बंद कर देते हैं तो टर्की का नुकसान हजारों करोड़ में होगा। 2024 में अजरबैजान जाने वाले भारतीयों का आंकड़ा 2,43,589 तक पहुंच गया था। अजरबैजान में 2024 में भारतीय पर्यटकों ने करीब 30.86 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2,636 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ से ज्यादा, 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में भारत की तरफ से पर्यटकों की कमी उनके मनोरंजन, एडवेंचर जैसे वर्गों में बेहद बड़ी मंदी पैदा कर सकती है। तो क्या करना है एक भारतीय होने के नाते? एक भारतीय होने के नाते हमें टर्की और अजरबैजान के खिलाफ खड़ा होना है।
मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप आने वाले समय में फॉरेन डेस्टिनेशन में, क्योंकि अभी तो समर का टाइम चल रहा है, कई सारे लोगों ने बुकिंग करा ली होगी। समर में ज़्यादातर स्कूल्स की छुट्टी होती हैं और इस समय बड़ी बुकिंग्स होती है। तो इस छुट्टी के दौरान, इन बड़ी बुकिंग्स के दौरान, इन तमाम चीज़ों के दौरान मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने तुर्की और अजरबैजान की जाने की कोई प्लानिंग बनाई है तो प्लीज़ कैंसिल करिए। तमाम कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको पूरा रिफंड दे रही हैं। भारतीय कंपनियां इन रिफंड के मामले में सबसे आगे हैं। लिहाजा देश सेवा में एक काम करिए, तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करिए।